हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 15 को देखेंगे। अगर आप वीडियो जो है प्रत्येक दिन देखना चाहते हो तो वीडियो आपको जो है प्रत्येक दिन जो है मॉर्निंग में मिल जाती है, प्रोवाइड करा दी जाती है। वहाँ से आप जो बिल्कुल क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें और आराम से आप जो है प्रैक्टिस सेट को पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पर एक नंबर में आपसे पूछा जाए उस शब्द का चुनाव करना है। पहला प्रश्न हिंदी से आपका है, उस शब्द का चुनाव करना है जो आदित्य का समानार्थी नहीं है। यानी आदित्य का कौन सा शब्द जो समानार्थी, समानार्थी कहने का मतलब है कि पर्यायवाची शब्द होना चाहिए। यानी जो सभी का मीनिंग क्या होना चाहिए, पर्यायवाची। यानी समानार्थी का मतलब होता है कि मीनिंग सबका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कि जो आदित्य यानी सूर्य का क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपसे यहाँ पर पूछा है। सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए तो ये आदित्य होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आदित्य के वो जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर से हो जाएगी। दीपक जो है ये आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द आदित्य का क्या है, तो आपका दिनकर है, उसके बाद दिवाकर है, उसके बाद भास्कर है। तो ये तीनों को जो आपको याद रखना है कि आदित्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है यानी सूर्य का जो होता है वो क्या होता है कि दिनकर होता है, दिवाकर होता है और भास्कर होता है। ये भी पूछा जाता है कि दिवाकर का जो यानी कि दिनकर ये जो आदित्य या सूर्य का फिर दिया रहता है कि ये जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि दिनकर और दिवाकर और भास्कर जो ये क्या है, आदित्य के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दीपक क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ये जो है कौन सा इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दीपक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिनकर आदित्य का क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि अग्रज का सही विलोम क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर जानना चाहिए अग्रज का मतलब क्या होता है। तो अग्रज का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का हमको क्या चुनना है यहाँ पर, विलोम शब्द चूंकि उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अग्रज का उल्टा क्या हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा का क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो छोटा आपका क्या हो जाएगा, चूंकि अग्रज के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो अग्रज का फिर छोटा क्या हो जाएगा, तो अनुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा, और अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसका अपोजिट हो गया ना ये अनुज, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड की जाती है। तो रिकॉर्ड करने का मतलब है कि किस पर रीड किया जाता है, किस पर उसको मेजर किया जाता है, यानी मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें तो इसको सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ पर इसको जो है रीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति को मापा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 4 नंबर में भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका खारदुंगला के पास जो है लेह मनाली जो सड़क है ये काफ़ी ऊंचा है। यानी कि अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरा विश्व में भी ये जो है सबसे ऊंचा। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका जो निर्माण ये कब किया गया था, तो इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ये 1997 से लेकर के 1998 के बीच इसका जो है निर्माण हुआ था। जो सबसे बड़ा सड़क है भारत का और साथ ही विश्व का भी सबसे बड़ा सड़क है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई की बात करें तो ये 5450 मीटर है। कितना है, 5450 मीटर। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 5 नंबर में भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम श्रेष्ठतम बंदरगाह की बात करें कि कौन सा है भारत का, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा शहर ऐसा है जिसको सिलिकॉन की वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको, बेंगलुरु को जाना जाता है, जो कर्नाटका का कैपिटल है। क्या है, कर्नाटका का ये जो है ना कैपिटल है, ठीक है। ये कर्नाटका का क्या है, कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और साथ में आपको याद रखना है कि बेंगलुरु को जो है ये वैज्ञानिकों का यानी कि जो है ये विज्ञान का शहर माना जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर इसमें आपको बता भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कौन सी है। तो खारे पानी की अगर हम झील की बात करें तो ये आपका चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए पर यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, जो भारत में जो है सबसे खारे पानी की झील है। अगर हम मीठा झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये आपका है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि खारे पानी का जो है सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो यह चिल्का झील, जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर यहाँ पर आपको बताना है कि तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो होजरी उद्योग जो है ना ये क्या है, एक प्रकार का कपड़ा का उद्योग है। क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, कपड़ा का उद्योग है। और ये बताना है कि ये जो है तमिलनाडु में ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है ना ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 9 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ये कौन सा राष्ट्रीय मार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये जो है NH जो है 22 के द्वारा जोड़ा जाता है। NH 22 के द्वारा शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, NH नेशनल हाईवे यानी कि 22 जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य के क्षेत्र में पुदुचेरी किसके साथ सीमा साझा नहीं करती, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है कर्नाटका नहीं करता है, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जो है ये पुदुचेरी के साथ क्या करता है कि सीमा का साझा करता है। यानी संघ राज्य करने का मतलब है कि यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर केंद्र सरकार का वहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार का शासन चलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, संघ क्षेत्र बोला जाता है, संघ राज्य बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा, जिसके साथ उसका क्या होता है, सीमा साझा नहीं करता है कर्नाटक के साथ। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे 11 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनको जो है जब तक ये प्राप्त है लोकसभा का विश्वास, ये तब तक अपने पद पर जो है रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास पारित होने लगा तो मंत्री परिषद के अगर, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होते हैं कि मंत्री परिषद के जो है ना ये अध्यक्ष होते हैं, और अगर मंत्री परिषद के अगर विरुद्ध अगर अविश्वास पारित होने लगे तो वहां पर जो है प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। तो अगर हम बात करें कि अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती है, केंद्र सरकार में होती है। किस में होती है, केंद्र सरकार में। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, इसमें से आपको बताना है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। यानी किसके सहमत के बिना जो है यहाँ पर भारत में किसी भी प्रकार के सरकारी खर्चा को नहीं किया जा सकता है। तो ये संसद के थ्रू नहीं किया, क्योंकि जब तक संसद का आदेश नहीं होगा, जब तक इनका सिग्नेचर नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तब तक जो है सरकारी पैसों को खर्चा नहीं किया जा सकता है किसी भी, चाहे वो सड़क निर्माण हो या हाईवे निर्माण हो या पुल का निर्माण हो, चाहे किसी भी प्रकार का या ओवरब्रिज का निर्माण। तो वहाँ पर जब तक संसद का आदेश नहीं होगा तब तक वहाँ पर जो है खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जन्म तथा मृत्यु की ऊंची दर किसके लक्षण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या है ये लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे। नेक्स्ट पास ये आप सभी के सामने, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है श्रम कानूनों में सुधार एवं श्रम प्रक्रिया के बेहतर बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये चलाया गया है दीनदयाल उपाध्याय योजना, श्रम मेव जयते योजना चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए बस ही हो जाएगा। अगर बात करें कि ये कब चलाया गया, तो ये जो है 16 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। यानी कानून सुधार में जो है कानून सुधार एवं श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो ये जो है दीनदयाल उपाध्याय योजना, श्रम में जो है जयते योजना चलाया गया था। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये राष्ट्रीय ऋण ब्याज जो है ये राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकी ये जो लाभ दिया हुआ है और किराया जो ये जो मजदूरी यहाँ पर होगा, मजदूरी वेतन जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, सभी क्या है, राष्ट्रीय आय का जो है भाग है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है तो इसको जो है राष्ट्रीय भाग के अंतर्गत जो है आय के अंतर्गत जो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना 17 नंबर में, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि जो कौन कौन से नोटों का यहाँ पर मुद्रण किया जाता है, तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपीज़ और 2000 का यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है खनिजों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो खनिजों को जो है ये 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। और ये खनिज जो है ये किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को पूंजी है। क्या है? आर्थिक स्थिति का ये क्या है? पूंजी है किसी भी देश का। ये खनिज क्या है? ये देश की आर्थिक पूंजी है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। और इसको कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपको देखना है कि इनमें से आप कितना बना पाते हैं और जो है आपको कमेंट बॉक्स में साथ में आपको आंसर बताना है, ताकि हमें आपका प्रिपरेशन का जो है लेवल पता चल सके। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 19 नंबर में ब्लू पैसिफिक क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम ब्लू पैसिफिक की अगर बात करें तो ब्लू पैसिफिक क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ये जो 1998 में किया गया था। कितना में? 1998 में किया गया था। ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। कंप्यूटर से भी रिलेटेड प्रश्न जो ये पूछा जाता है आपके फिर फायर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो जो सारे प्रश्न को आपको जो है ध्यान से करना है। तो ये जो है क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जिसके निर्माण की अगर हम बात करें तो कब किया गया था? 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास ये रहा सभी के सामने 20 नंबर श्वेत पत्र क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो श्वेत पत्र के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि श्वेत पत्र जो ये क्या है? सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत सरकार द्वारा अभी तक कितने श्वेत पत्र जारी किए गए, तो ये 10 बार किया गया है। कितने बार? 10 बार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा कितने बार किया गया है, तो ये 10 बार जो है किया गया। और श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र जो ये सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है, उसको मूल क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम पर्यटन दिवस की बात करें तो ये जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 27 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 20 जो है यहाँ पर पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर 31 मई की हम बात करें क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। और इसमें नन ऑफ दिया हुआ तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। पर्यटन दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर में विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता जो है ये किस पर निर्भर करती है। तो सेफ्टी फ्यूज, चूंकि यहाँ जब फ्यूज का आपसे बात किया जा रहा है तो ये जो है तभी निर्भर करेगा जबकि यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बात करें। चूंकि फ्यूज में क्या होता है कि जैसे धारा का मान अधिक होता है या वोल्टेज अधिक होता है तो वहाँ पर क्या होता है? फ्यूज गल जाता है। तो उसका यानी गलनांक पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है ये आपको यहाँ पर बताना, तो ये गलन बिंदु पर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो है फ्यूज तार में जो है क्या क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि फ्यूज तार जो है किस पर डिपेंड करता है, यानी किस प्रकार का फ्यूज तार में जो है क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए, जिसके कारण धारा का मान जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या होगा? परिपथ गल जाएगा, जिसके कारण से पूरे घर में क्या होगा कि परिपथ नष्ट होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि इस विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता जो है ये किस पर डिपेंड करता है? तो गलन बिंदु पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर यहाँ पर आपको बताना है कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयोग में, यानी कम करने के लिए प्रयोग विशेष फिल्टर कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका क्या कहलाता है? कैटालिटिक जो है कन्वर्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पास हो जाए। क्योंकि कार में जो धुआं निकलता है उसमें विशेष प्रकार का क्या जाता है? एक फिल्टर लगाया जाता है कि जिससे कि जहरीले धुआं को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा सके। तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। तो यहाँ पर आपको 24 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, यानी कि वस्तुओं की क्या हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर निर्वात में किसी वस्तु को हम गिराते हैं तो उसमें क्या हो सकता है? तो इसमें क्या समान गति हो सकता है, यानी कि समान वेग हो सकता है, या समान त्वरण हो सकता है, या समान बल हो सकता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो कोई भी वस्तु जहाँ पर हवा नहीं है
वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक है, वैक्यूम कहेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी वस्तु को अगर गिराते हैं तो वहाँ पर त्वरण समान होगा, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम जो हवा नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, रगड़ नहीं होगा, और जब तक रगड़ नहीं होगा तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि शून्य में जब किसी भी वस्तु को हम गिराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि त्वरण जो है वहाँ पर शून्य शून्य होगा, यानी त्वरण किसी भी प्रकार का उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है 25 नंबर में निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक ने पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल गए थे। तो ये जो है कौन सी वैज्ञानिक है जो यूरेका नहाते समय जो है चिल्लाते बाहर निकल गए थे। तो ये कौन निकल गए थे, तो ये आर्किमिडीज निकल गए थे। कौन, आर्किमिडीज निकल गए थे। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब समझिए कि आर्किमिडीज जो है यही नहाते समय इन्होंने जो ये पानी को जब बाहर छलकते हुए इन्होंने देखा तो उसी से इन्होंने जो है दिमाग लगाया और इन्होंने जो आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया कि कोई भी वस्तु पानी में जितना डुबाया जाता है वो अपने भार की तुलना में क्या करता है, यानी अपने क्षेत्रफल की तुलना में क्या करता है, उतना पानी को क्या करते हैं, वो विस्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने इसी समय जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है 26 नंबर में लो आवश्यक है, यानी लो आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लो की बात करें कि ये किसके लिए आवश्यक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ हीमोग्लोबिन, और नेक्स्ट में दिया हुआ समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, नेक्स्ट में दिया हुआ शरीर के उत्तक तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। तो उत्तक तक ऑक्सीजन के पहुंचाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचाया। उपर्युक्त में से सभी ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ये लो अयस्क जो है ये हीमोग्लोबिन वो आरबीसी के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, और लो जो ये सबसे ज़्यादा काम मिलता है तो ये हरे जो है हरे सब्जियों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है लो, ये हरे सब्जियों में मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि हरे सब्जियाँ जो लो का क्या होते हैं, स्रोत होता है, जिसके कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये जो हीमोग्लोबिन वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स के लिए ही व्यक्ति के शरीर में जो है वो ब्लड ग्रुप जो अलग अलग होते हैं। और ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो इसको जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ब्लड ग्रुप के बारे में जो बताए थे कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, इनका जो खोज किसके द्वारा किया गया था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पूरा लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा, लो आवश्यक है, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो वहीं पर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जो है सही आंसर दे पाते हैं। तो लो इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन वो आरबीसी के लिए क्या होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, जो संक्रमण से क्या होता है कि शरीर में संक्रमण से वो लड़ने का काम करता है। कौन, वाइट ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स जो है ये क्या करता है, और इसका निर्माण की अगर हम बात करें कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण जो होता है ये आपका होता है अस्थित मंजा में। कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थित मंजा में इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर आप क्या पूछा जाए, लो आवश्यक है, तो लो आवश्यक किसके लिए, हीमोग्लोबिन वो आरबीसी के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 27 नंबर में अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा जो है किस पर्यावरण प्रदूषण के कारण से बनती है। तो अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें कि किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एंजाइम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था कि एंजाइम जो ये सभी क्या होते हैं, कि सभी प्रोटीन क्या होते हैं, सभी प्रोटीन क्या होते हैं कि एंजाइम होते हैं। ऑप्शन सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रोटीन की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। और सोयाबीन के बाद अगर हम बात करें प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये मशरूम दाल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मशरूम दाल में पाया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताना है 29 नंबर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुंह में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुंह में क्या करते हैं कि वहाँ पर हम जैसे चबाते हैं तो वहीं से क्या होता है, भोजन का पचना जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ से, तो ये जो है मुंह से पचना क्या होता है, ये प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। और ये रहा आप सभी के सामने लास्ट प्रश्न।
इस वीडियो का यहाँ पर आपको बताना है कि म्यूजिक कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि म्यूजिक कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा, इसको क्या कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतने प्रश्न लेकर के आए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिले तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।